हम लोग गुरु जी को प्रार्थना करते हैं मनी मन में, और मन मन में जोर से बोलते हैं, धन्वंतरी स्वरूप लाजपत राय मेहरा गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम, जय हो। है ना। तो क्योंकि हम उन्हीं के बताए हुए मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, उन्हीं के चीज़ों को अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको याद करना बहुत जरूरी है। तो शुरू करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अर्थात इन्फ्लामेशन। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अर्थात इन्फ्लामेशन, ऑर्थोराइटिस एवं पोलियो। क्या क्या बोल रहा हूं मैं? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑर्थोराइटिस, इन्फ्लामेशन और पोलियो। ये जो बीमारियां हैं ये सब के सब हाइपरनेस के, यानी कि थाइमस ग्लैंड इसमें हाइपर हो जाते हैं। थाइमस ग्लैंड हमारा हाइपर हो जाता है। तो इसमें क्या नहीं देना चाहिए, किस चीज पे हमें फोकस होना चाहिए कि हमें ये नहीं देना है, तो हमें ब्रैकेट में ऊपर लिख देना है डब्बे बनाकर कि हमें, अगर कोई हमारे पास ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का पेशेंट आता है, रोमेटाइड ऑर्थोराइटिस का पेशेंट आता है ना, या इन्फ्लामेशन का कोई पेशेंट आता है, या पोलियो का कोई पेशेंट आता है, तो हमें क्या नहीं देना है। तो चलिए इसको समझते हैं। पहला है थाइमस नहीं देना है। पवन कुमार जी, जी धन्यवाद। पहला है थाइमस नहीं देना है, थाइमस चेस्ट नहीं देना है, लिम्फ नोट नहीं देना है, आरएमपिट नहीं देना है, टॉन पी नहीं देना है, टॉन टी नहीं देना है, और स्प्लेन नहीं देना है। क्या क्या नहीं देना है, दोबारा एक बार और सुन लीजिए। थाइमस नहीं देना है, थाइमस चेस्ट नहीं देना है, लिम्फ नोट नहीं देना है, आरएमपिट नहीं देना है, टॉन पी नहीं देना है, टॉन टी नहीं देना है, और स्प्लीन को हम नहीं देंगे। क्योंकि ये सब के सब जो है इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, यानी कि बढ़ाते हैं। जब हमारा हाइपरनेस बढ़ जाता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी हमारे ही इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाने लग जाती है, तो उसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, इन्फ्लामेशन, है ना, और पोलियो होने का कारण भी यही होता है, ऑर्थोराइटिस होने का कारण भी यही होता है। तो इसमें हम लोग इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी पॉइंट नहीं देंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहले ये याद रखना है हमें, क्योंकि यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण है। क्या देना है ये तो कोई भी बता देगा। पवन कुमार जी कृपया करके आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट आपसे, है ना। अगर किसी को मार लगी हो, किसी को चोट लगी हो, किसी को इंजरी हुई है, उस जगह पर अगर हमें ऐसे पेशेंट जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर पहले से है, ऑर्थोराइटिस पहले से है, इन्फ्लामेशन की समस्या पहले से है, पोलियो जैसी बीमारी भी उसको है, अगर उसको हमें चोट लगी है, इंजरी हो गई है, तो उस जगह पे जो हम थाइमस चेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, उस जगह पे हम लोग थाइमस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, चेस्ट 20 राउंड एरो का इस्तेमाल करेंगे। चेस्ट 20 राउंड एरो का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। 30 मेडुला 6 एडीआर 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट में बहुत लाभ होगा। अर्थात हमें इन्फ्लामेशन को काम करने के लिए 30 मेडुला 6 एडीआर 1 पॉइंट लीवर, इस पे हम काम करेंगे, तो इससे हमें बहुत लाभ होगा। ऑर्थोराइटिस भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में माना जाता है, रोमेटाइड ऑर्थोराइटिस को भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में माना जाता है। 30 मेडुला 6 एडीआर और 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट से बहुत लाभ होगा। रोमेटाइड ऑर्थोराइटिस भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है। स्प्लिन हम लोग इसलिए नहीं देते क्योंकि एंटीबॉडी बनाता है तथा डब्ल्यूबीसी को बनाता है वो, है ना। स्प्लिन का काम क्या, डब्ल्यूबीसी को भी बनाना है, यानी कि हमारी इम्यून सिस्टम को, यानी डब्ल्यूबीसी जो हमारे रक्त के अंदर सफेद रक्त कोशिका है उसके लिए, ठीक है ना। सो इम्यूनिटी को और बूस्ट करेगा, इसलिए हमें इसको नहीं देना है। आजकल इन्फ्लामेशन की बीमारी में स्प्लिन देने लगे हैं, पहले नहीं देते थे, मगर फिर भी हमें सतर्कता के साथ रहना है, कोशिश करनी है पहले नहीं देना है स्प्लिन को। कुछ दिनों तक हम स्प्लिन को नहीं देंगे, उसके बाद अगर स्प्लिन वाले पार्ट पे अगर दर्द आया तो हम उसको कम मात्रा में देना स्टार्ट करेंगे, 1 पॉइंट से स्टूलेट करेंगे। मगर कुछ दिनों के बाद जब बॉडी रिलैक्स होने लगेगी, जब हमें लगेगा कि आप सुधार होने लगा है, ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ऑटो इम्यून, रोमेटाइड ऑर्थोराइटिस, इन्फ्लामेशन, ठीक है, और पोलियो जैसी बीमारी, यानी कि जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें हमारा थाइमस ग्लैंड हाइपर होता है, उसमें थाइमस चेस्ट, लिम्फ नोड, आरएमपी, टॉन पी, टॉन टी और स्प्लीन को हम लोग उकसाएंगे नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अस्थमा, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अस्थमा में स्प्लीन, थायराइड और गॉल, क्या क्या,
किसी भी पेशेंट के, अस्थमा के कोई भी पेशेंट है, अगर उसको थायराइड नहीं देंगे, उसको स्प्लीन नहीं देंगे और उसको गॉल नहीं देंगे, ठीक है। स्प्लीन इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो डब्ल्यूबीसी को बढ़ाएगा, डब्ल्यूबीसी को बढ़ाएगा, तो कहीं ना कहीं डब्ल्यूबीसी की संख्या को बढ़ाएगा और इनके एंटीबॉडी बढ़ाएगा, तो वो अस्थमा में नुकसान दे सकता है, तो इसलिए स्प्लीन को नहीं उकसाना है। थायराइड ग्लैंड मेटाबॉलिज्म के लिए है, तो मेटाबॉलिज्म सिस्टम को नहीं बढ़ाना है हमें, इसलिए अस्थमा में नहीं देना है। गॉल भी एंटीबायोटिक बनाता है, इसलिए गॉल को भी नहीं उकसाना है हमें, ठीक है। इसमें क्या दे सकते हैं, 1 पॉइंट लीवर, 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट बहुत लाभदायक है। इसके अलावा अस्थमा का ट्रीटमेंट जो मैंने भेजा है ना, उसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, अस्थमा का ट्रीटमेंट में उसे अप्लाई कर सकते हैं। पूरा फार्मूला भेजा गया है, उसे अप्लाई कर सकते हैं। 15 लेफ्ट मेडुला, 6 लेफ्ट सॉयड इंटू 3 ट्रीटमेंट। उसके बाद कम से कम 1.5 मिनट का गैप, उससे ज़्यादा आप गैप रखने के बाद उसके बाद बैक एरो, एच एरो, है ना, बैक एरो, एच एरो, एट चेस्ट, और उसके बाद स्ट्रेच, इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फार्मूला जिस तरीके से दिया गया है पूरा का पूरा उसी तरीके से इस्तेमाल करना है ना। उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, स्प्लीन को ब्लॉक करना है, थायराइड को ब्लॉक करना है, गॉल को ब्लॉक करना है हमें। उसके आधार पर हम लोग नॉर्मल, जो उसमें नॉर्मल फार्मूला जो है, नॉर्मल फार्मूला में हमने गॉल को और स्प्लीन को ब्लॉक किया हुआ है, लीवर और म्यूकस को इस्तेमाल किया हुआ है ना, तो उसको देखना है, उसके आधार पर ट्रीटमेंट अप्लाई करना है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरा है एसिडोसिस, एसिडिटी यानी कि पेट में अल्सर, एसिडिटी एवं पेट में अल्सर हो जाना। एसिडिटी के कारण लोगों के पेट में अल्सर भी हो जाता है, जख्म। अल्सर जो भी आंतों में अंदर के तरफ जो भी घाव होगा उसे अल्सर कहेंगे, और जो बाहर हुआ, त्वचा में होगा, बाहर होगा, उसे घाव कहेंगे, है ना। अल्सर किसे कहते हैं, जो अंदर के तरफ में घाव होता है, जख्म होता है, उसे अल्सर कहते हैं। जो बाहर होता है उसे घाव कहते हैं। और एसिडिटी के कारण, है ना, तो उसमें हम लोग गैस ओनली और 10 मेडुला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गैस ओनली क्यों नहीं देंगे, क्योंकि गैस ओनली 3 गुना और 10 मेडुला और गैस ओनली दोनों मिलकर 3 गुना एसिड को बढ़ाते हैं। किसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाते हैं, तो इसलिए हम लोग उसको नहीं देंगे, ठीक है। ठीक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूं। एसिडिटी या पेट में अल्सर, उनको गैस ओनली और 10 मेडुला नहीं देना है, ठीक है। वहां पर क्या करेंगे, उनको अगर हम एसिड ट्रीटमेंट फार्मूला, नॉर्मल अजे नॉर्मल, राउंड नॉर्मल, नॉर्मल अजे नॉर्मल या राउंड नॉर्मल, इनमें से दोनों में से कोई भी एक देकर हम लोग लाभ ले सकते हैं, और उनके एसिड को कम करने के लिए एसिड ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसका ध्यान रखना, ये दे सकते हैं हम उसमें। अब आते हैं चौथे नंबर पर, बढ़ते हैं आगे। फिस्टुला या भगंदर, फिस्टुला या भगंदर, या गुद्दा द्वार में फीसर, या मलाशय का नीचे उतर जाना, जिसे बवासीर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि पाइल्स, है ना। पाइल्स में हम लोग 10 मेडुला नहीं देते हैं क्योंकि इसमें भी, और गैस ओनली भी नहीं देते हैं क्योंकि इसमें भी, और डिसेंडिंग कॉलोन को भी नहीं उकसाते क्योंकि ये कब्ज को बढ़ाता है, डिसेंडिंग कॉलोन, ठीक है। पानी, आंतों में से पानी को सुखाने का काम करता है। गैस ओनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाता है। और 10 मेडुला जो हमारा वेगस नर्व है, जो 75% हमारे ऑर्गन से जुड़ा हुआ है, फाइबर ऑर्गन से जितने भी ऑर्गन है उनके कार्यों को कम करने का काम करता है, तो इसीलिए वेगस नर्व को हम लोग उकसाएंगे नहीं, मगर हाइड्रोक्लोरिक को ये 3 गुना बढ़ाने का काम करता है ना। जैसे इंसुलिन को, ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है। अगर हम लोगों ने डायबिटीज के पेशेंट को 10 मेडुला दिया तो वो इंसुलिन को बढ़ाएगा, ग्लूकोज को बढ़ाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग पाइल्स, बगंदर, बवासीर जैसी बीमारियों में भी, क्योंकि ये भी एसिड से जुड़ी हुई बीमारियां हैं, ये चारों के चारों बीमारियां, इनका मुख्य कारण है सख्त कब्जी। तो गैस ओनली 10 मेडुला ये पेट में एसिड के 3 गुना बढ़ाएगा और तकलीफ बढ़ाएगा इनको। इसमें ट्रीटमेंट जो देना है, इसमें राउंड नॉर्मल ट्रीटमेंट देना है, राउंड नॉर्मल ट्रीटमेंट देना है, इससे इनको लाभ होगा। और उसके बाद यूडीएफ ट्रीटमेंट, अगर उनके इस सख्त कब्जी, इस दौरान पाइल्स, भगंदर इत्यादि होने के बावजूद भी, सख्त कब्जी होने के बावजूद भी कई लोगों के देखा जाता है कि बीच बीच में उनके गिल्ला मोशन आता है। कब्जी का मतलब ये नहीं कि कड़क मोशन होना, खाली कब्जी का मतलब ये नहीं होता कि 3 दिन 4 दिन में कड़क मोशन कर रहा, लकड़ी से धकेल धकेल के तोड़ तोड़ के निकालना पड़ रहा है। कई लोगों के गिल्ला मोशन भी आता है, टूट टूट के आता है, कभी लूज मोशन लग जाता है।
तो अगर किसी के लीवर जीरो में दर्द है और गैस के पॉइंटों में दर्द है, गैस ओनली और गैस आई के पॉइंट में दर्द है, तो कब्जी वाले पेशेंट को, तो हम लोग वहां पर यूडीएफ ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर ध्यान रखना है उसके लीवर जीरो में दर्द होना चाहिए, है ना। अगर उसके म्यूकस जीरो में दर्द है तो आपके पास पता ही है ना क्या देना है। जीवन धारा ट्रीटमेंट जिसके बारे में हम लोगों ने अप्लाई करा था कि यूडीएफ की समस्या हो सकती है, मगर पहले हम उसको राउंड नॉर्मल देकर उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे, पहले उसकी बॉडी के नेचर को ठीक करने का प्रयास करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं बम्बू स्पाइन। बम्बू स्पाइन इस पर, जिसमें क्या होता है कि कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है। कैल्शियम की मात्रा क्या होती है, जो भी ज्वाइंट है हमारे, मान लीजिए ये घुटने का ज्वाइंट है ये हमारा, इसके आगे हड्डी बढ़ गई, जिसे बोलते हैं हम लोग इस पर हड्डी बढ़ जाना। मगर वास्तव में क्या हड्डी बढ़ी, वास्तव में क्या हड्डी बढ़ी, नहीं। क्या हुआ, यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल बन जाता है, वो जाकर इन हड्डियों के जोड़ पे चिपक जाता है और कैल्शियम जाके उसके ऊपर से परत जमा लेता है, तो उसे स्पर्श कहते हैं सब, ठीक है ना, सप्रेस कहते हैं। यानी कि बम्बू स्पाइन में भी ऐसी होता है कि सारे ज्वाइंट एक दूसरे के साथ जुड़ने लग जाते हैं, यानी बांस की तरह होने लग जाते हैं। कैसे, बांस की तरह होने लग जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, बम्बू स्पाइन हड्डियों के बीच में कैल्शियम की जमावट के कारण आती है, जबकि इस पर अनचाहे रूप से हड्डियों के बढ़ जाने के कारण आती है। तो इसमें थायराइड पी ऑस्टियोब्लास्ट द्वारा, थायराइड कैल्सिटोनिन द्वारा हड्डियों में से कैल्शियम को बढ़ाएगा तो बीमारी बढ़ेगी। यानी कि उस बंदे को हम लोग थायराइड पी और थायराइड नहीं देंगे। थायराइड पी क्यों नहीं देंगे, थायराइड पी इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो ऑस्टियोब्लास्ट को उकसाएगा। थायराइड पी ऑस्टियोब्लास्ट को उकसाएगा, वो हड्डियों में से और कैल्शियम को निकालकर बाहर फेंकेगा, है ना। तो इसलिए हम लोग ऑस्टियोब्लास्ट क्या करेगा, हड्डियों में कैल्शियम को और जमाएगा, है ना। तो थायराइड पी देने से ऑस्टियोब्लास्ट उकसाएगा, तो उससे हड्डियां और कैल्शियम और जमेगा, तो हड्डियों को इस पर और बढ़ेगा। और थायराइड पी कैल्सिटोनियन, कैल्सिटोनियन का काम क्या है, जो हड्डियों में, रक्त में जो हड्डी होती है, हड्डियों में जो कैल्शियम होता है उसको रक्त में डाल देना और ऑस्टियोब्लास्ट उसको फिर अंदर डाल के जमा कर देना, जहां देखेगा वहीं जमा कर देगा। तो इसीलिए जिनको बम्बू स्पाइन होगा या इस पर की कोई शिकायत होगी हड्डी बढ़ने की, चाहे घुटने में, एडी में, कहीं भी अगर हड्डी बढ़ने की शिकायत है, तो थायराइड पी और थायराइड हम उसको नहीं देंगे। अब आते हैं लो बीपी पर। जिनको लो बीपी की समस्या है उनको कुंडली नहीं देना। पुरानी जो कुंडली देते थे हम लोग, उस कुंडली को नहीं देना। पुरानी कुंडली जो 4 सेकंड का होता था उसको नहीं देना है, ठीक है। 6 गैसाई नहीं देना है, 30 मेडुला नहीं देना है। अगर गैसाई देने की जरूरत भी पड़े तो कौन सा गैसाई देना है, क्योंकि लो बीपी में क्या होगा, और जिनको हाई बीपी होती है उन लोगों को हम लोग 6 गैसाई देते हैं। तो अगर हमें किसी पेशेंट को देना भी पड़े तो हम वहां पर 9 गैसाई का उपयोग कर सकते हैं। ये देखा गया है कि उससे उनका बीपी बढ़ता है 9 गैसाई देने से। अगर किसी को गैस ओनली देते हैं और साथ में हम उसको 9 गैसाई देते हैं तो उससे बीपी बढ़ता है, और खाली 9 गैसाई भी देते हैं तो भी रक्त में एसिड की अल्कलाइन की मात्रा बढ़ती है, जिससे उसका बीपी बढ़ता है। 30 मेडुला प्रोस्टाग्लैंडिन को उकसाता है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन को नहीं उकसाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि 30 मेडुला देने से जो क्या होता है, वो हर एक सेल्स में प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है, हर एक सेल्स में प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। इसके अलावा हमारे न्यूरॉन सिस्टम में भी बनता है, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सीएनएस में भी बनता है। तो जब इसका काम क्या है, किसी चीज को फैलाना, जैसे रक्त वाहिकाओं को फैलाता है, जिससे हाई बीपी कम हो जाता है। क्या करता है, ये न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। प्रोस्टाग्लैंडिन ना हार्मोन है ना न्यूरोट्रांसमीटर है, एक रासायनिक पदार्थ है, मगर जो उसके अणु हैं वो हार्मोन के अणुओं के तरह होते हैं। तो इसलिए उसे रसायन, ना उसे हार्मोन बोल सकते हैं, ना ही हम उसे न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हैं। उसका नाम रसायन है। न्यूरोट्रांसमीटर हमारे हर सेल्स में बनते हैं, ज्यादातर सेल्सों में प्रोस्टाग्लैंडिन बनता है। तो इसीलिए 30 मेडुला नहीं देते, 6 गैसाई नहीं देते, क्योंकि 6 गैसाई हाई बीपी वालों को देते हैं और लो होगा। यहां तो हम लो बीपी की बात कर रहे हैं, उसका तो ऑलरेडी पहले से लो है, तो उसको नहीं देना है। यह रक्त में पानी की कमी या एसिडोसिस से आती है, यानी कि जिसके शरीर में पानी की कमी और एसिड बढ़ने के कारण लो बीपी होता है। तो पुराने कुंडली से एसिड बढ़ती है, सो पुराना कुंडली नहीं देना। 30 मेडुला गैसाई ये हाई बीपी को कम करता है, सो लो बीपी के पेशेंट को नहीं देना। उनको यूडीएफ ट्रीटमेंट, एसिड ट्रीटमेंट, 2 ADR इत्यादि से लाभ होगा। 2 ADR से लाभ होगा। अब 2 ADR किसको दिया जाता है,
2-ADR भी हमें सोच समझ के देना पड़ता है। एसिड ट्रीटमेंट हमें पता है कि जिनके अंदर पानी की कमी है और एसिड ज़्यादा बन गया, रक्त में एसिड की मात्रा बढ़ी है, तो उनको हम लोग एसिड ट्रीटमेंट देते हैं। जिनको सोडियम की कमी होती है उन्हें 2-ADR दिया जाता है। अगर साथ में उन्हें क्रैम्प्स आ रहे हैं, अगर पेशेंट कह रहा है लो बीपी के साथ में उसके क्रैम्प्स भी आते हैं, तो ऐसे लोगों को 2-ADR साथ में दिया जाता है। ठीक है, यूडीएफ में। और इसके अलावा हेपरिन ट्रीटमेंट डिसाइड करना है बीपी के अनुसार। हेपरिन ट्रीटमेंट जो है बीपी को कम करता है। हाई जो बीपी जो हेपरिन ट्रीटमेंट है वो क्या करेगा, बीपी को और कम करेगा। अर्थात जो डिसेंडिंग डिस्टोलिक जो बीपी है, डिस्टोलिक अर्थात नीचे की बीपी अगर वह कम हो रही है तो उसमें और कम करेगा, तो इसलिए नहीं देना। तो किसको देते हैं, जिसकी डिस्टोलिक बीपी हाई हो रही हो, यानी कि जो बीपी 80 होनी चाहिए वो अगर 90, 100, 110 हो रहा है तो वो खतरे के निशान पार कर रहा है। तो ऐसे में क्या क्या माना जाता है कि क्लॉट हो रहा है। अगर किसी का नीचे का बीपी हाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि क्लॉटिंग फैक्टर है, तो उस जगह पे हम लोग हेपरिन का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी का लो बीपी है तो वहां पर हम लोग हेपरिन ट्रीटमेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इससे शायद बीपी लो हो सकती है ना। यह सोच समझकर देने की बात है। जिनको बरसों से लो बीपी हो उनको एंजियोटेंसिनोजन नंबर 2 नहीं देना, उनको उसके जगह पर देना 2-पैरा। क्या है, एंजियोटेंसिनोजन नंबर 2 नहीं देना, उनको देना 2-पैरा। जिनको पक्षघात जिनको अपघात, गर्भपात या मासिक धर्म में अधिक स्राव आने के कारण अचानक से लो बीपी हो जाती है, उन्हें 2-पैरा नहीं देना। क्या बोल रहे हैं यहां पर बोला गया है कि जिनको बरसों से लो बीपी की शिकायत है उनको 2-पैरा देना। वेसोप्रेशन जो किडनी में जाके पानी को, नमक को रोकेगा, और साथ में उनको कहना है कि भाई आप पानी की क्वांटिटी को बढ़ाओ, है ना, तब उनकी बीपी बढ़ेगी। अगर किसी का पक्षघात यानी कि गर्भपात करते हैं या कोई एक्सीडेंट के कारण उसका ब्लड लॉस हो गया है, या फिर पीरियड के दौरान अधिक ब्लड निकलने के कारण उसका बीपी लो हो गया है महिला का, तो ऐसे में जिनकी लॉस हो गई है यानी कि रक्त लॉस हो गया है, ऐसे में उन लोगों को हमें 2-पैरा नहीं देना है, उस जगह पे एंजियोटेंसिनोजन नंबर 2 देना है। ठीक है, उसी तरह मैंने आपको बताया स्वेट के बारे में बताया। स्वेट ये एडिनल मेडुला को उकसाते हैं, तो लो बीपी बढ़ेगा। अगर हम लो बीपी के पेशेंट को अगर स्वेट ट्रीटमेंट देते हैं तो शायद इसमें लाभ मिल सकता है। तो क्या नहीं देना है, महत्वपूर्ण यह है क्या नहीं देना। जो पुरानी कुंडली है उसको नहीं देना है, 6 गैसाई नहीं देना है, 30 मेडुला नहीं देना। किसको, जिनके बीपी लो हो और जिनको बहुत लंबे समय से बीपी लो की शिकायत है उनको 2-ADR देना, वेसोप्रेशन ट्रीटमेंट देना, वेसोप्रेशन फार्मूला देना। और जिनका एक्सीडेंट के कारण या पीरियड में अधिक ब्लीडिंग के कारण या गर्भपात करवाने के कारण अगर उनका ब्लड लॉस हो गया है तो उन लोगों को अगर हम एंजियोटेंसिनोजन नंबर 2 देंगे तो उससे उनको लाभ होगा, उनको 2-पैरा नहीं देना। ठीक है, अब आप बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे बढ़ेंगे तो इसमें जानेंगे हम लोग हाई बीपी के बारे में। हाई बीपी के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, डिस्टोलिक बीपी और सिस्टोलिक बीपी। तो हाई बीपी में पिट नहीं देना। हाई बीपी में क्या नहीं देना है, पिट नहीं देना, म्यूकस जीरो नहीं देना, क्योंकि वो एसिड को ज्यादा बढ़ाएगा, तेजी से फिल्टर करेगा, एल्कलाइन को बढ़ाएगा। तो एल्कलाइन पहले से बढ़ी हुई है तो इसलिए म्यूकस जीरो नहीं देना। स्वेट पॉइंट नहीं देना, जैसे हमने स्वेट पॉइंट के लिए इसमें उल्लेख किया कि जिनको लो बीपी है अगर हम लोग उनको 6 स्वेट देते हैं तो उनसे लाभ मिल सकता है। तो हाई बीपी वाले को स्वेट नहीं देना, लंग्स प्लस शोल्डर नहीं देना, 20 मेडुला नहीं देना, डोपामाइन भी नहीं देना। जिनको हाई बीपी की शिकायत है उनको डोपामाइन नहीं दिया जाता, 2-ADR नहीं दिया जाता। ठीक है, 2-ADR सोडियम को रोकेगा, पानी को रोकेगा किडनी के द्वारा, तो नहीं देना। 6-ADR नहीं देना, क्योंकि 6-ADR क्या करेगा, वो कोर्टिसोल को रिलीज करेगा। कोर्टिसोल क्या करेगा, बीपी को हाई करेगा, तो इसलिए कोर्टिसोल नहीं, 6-ADR नहीं देना। पिट एल्कलाइन बढ़ाता है और हाई बीपी को और बढ़ाएगा। स्वेट एडिनल मेडुला को उकसाएगा जिससे बीपी और बढ़ेगा। म्यूकस जीरो अकेले नहीं देना क्योंकि यह एसिड को कम होगी और एल्कलाइन को बढ़ाएगा।
अल्कलाइन को बढ़ाएगा, उसकी जगह पर हम लोग माइल्ड अल्कलाइन या उल्टा किडनी क्लियर देना है। जिनको हाई बीपी है उनको माइल्ड किडनी क्लियर देना, माइल्ड अल्कलाइन ट्रीटमेंट देना है या उल्टा किडनी क्लियर देना है। अगर म्यूकस पॉइंट में दर्द हो तो विटामिन B12 फार्मूला लास्ट में लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन देने से राहत मिल सकती है। क्या बोला? विटामिन B12 यानी कि लेफ्ट विटामिन फॉर्मेशन देने से लाभ मिल सकता है। तो विटामिन B12 में हम लोग क्या करते हैं, 3 गोल 7 लीवर लेफ्ट पार को देते हैं। ये 20 मेडुला नहीं देना, डोपामाइन बनाता है। लंग्स प्लस शोल्डर नहीं देना, है ना। जिनको हाई बीपी है 2 ADR नहीं देना, ठीक है। उसके बाद 30 मेडुला कोल्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं हम लोग। क्या दे सकते हैं? 30 मेडुला और कोल्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। 30 मेडुला से आपको पता है हाई बीपी कम होता है ना, और कोल्ड ट्रीटमेंट से बीपी कम होता है, तो इसमें कोल्ड ट्रीटमेंट दे सकते हैं। 2 ADR नहीं देना। एल्डोस्टेरोन निकलेगा जिससे कि प्रभाव से किडनी नमक को रोकेगा, जिससे बीपी और बढ़ेगा। 6 ADR नहीं देना, एसिड को कम करेगा, अल्कलाइन को बढ़ाएगा, तो नहीं देना, ठीक है। तो क्या नहीं देना? हाई बीपी में पिट नहीं देना है, म्यूको जीरो नहीं देना है, स्वाइट नहीं देना है, लंग्स प्लस शोल्डर नहीं देना है, 20 मेडुला नहीं देना है, 2 ADR नहीं देना है, और हमने नहीं देना है 6 ADR, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, इन चीजों को नोट करके रखना है कि जब भी कोई बीपी का पेशेंट आता है तो हम जब बीपी चेक करते हैं, उसका अगर हाई बीपी है तो सबसे पहले ये लिख देंगे कि ये नहीं देना है। उसको तुरंत 30 मेडुला कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे, 30 मेडुला कोल्ड ट्रीटमेंट देंगे, जिससे उसका बीपी तुरंत ही आराम हो जाए, है ना। 30 मेडुला से देखा गया कि बड़ी तेजी से आराम होता है। अगर फिर भी हमें कोल्ड ट्रीटमेंट उसको अप्लाई करना है, कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। क्योंकि 10 मेडुला भी हमारे हार्ट के काम को कम करता है। हार्ट जो हमारा ज्यादा काम कर रहा होता है उसको कम करने का काम करता है 10 मेडुला वेगस नर्व। तो जिनको लो बीपी होती है उनको हम लोग 10 मेडुला नहीं देते हैं। इसलिए गैस कब्ज वालों को भी लो बीपी होती है, तो कब्ज वालों को 10 मेडुला रोका गया है ना। तो 10 मेडुला लो बीपी वालों को भी नहीं देना चाहिए, लो बीपी वालों को देख समझ के देना चाहिए। कर्क यानी कि कैंसर, कर्क रोग अर्थात कैंसर, कैंसर के लोगों में राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी WD 10 मेडुला पिट 4 ADR 6 ADR पिट स्प्लीन नहीं देना, 4 पैन नहीं देना, 4 पैन नहीं देना, क्योंकि ये सब के सब जो है ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। और ये सब जैसे सेक्स हार्मोन रिलीज करता है, लेफ्ट ओवरी राइट ओवरी WD, ये क्या है? सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है। उसी तरह 10 मेडुला जो है हमारे राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी को भी उकसाता है, पेनक्रियाज को भी उकसाता है ग्लूकोज बनाने के लिए। इसके अलावा क्योंकि अभी मैंने बताया आप लोगों को वेगस नर्व सबसे लंबी नर्व है हमारी, और वो 75% फाइबर जो हमारे ऑर्गन्स के साथ जुड़ा हुआ है, सबसे लंबी नर्व है, और 75% सभी से संपर्क में है। वो जो ट्रांसफर कॉलोन है, ट्रांसफर कॉलोन के 4वें हिस्से तक वहां कार्य करता है वो। तो इसीलिए हम लोग 10 मेडुला को नहीं देते हैं। पिट हमारा ग्लूकोज को बढ़ाता है, पिट हमारा ग्लूकोज को बढ़ाता है, 4 ADR ग्लूकोज को बढ़ाता है, 6 ADR ग्लूकोज को बढ़ाता है, साथ में अल्कलाइन नेचर को बढ़ाता है, ठीक है। और इसके अलावा 4 पैन ग्लूकागोन को बढ़ाता है, ये भी ग्लूकोज को बढ़ाएगा, नहीं देना है। एंटीबॉडी बनाता है, स्प्लीन WBC को बढ़ाएगा, तो नहीं देना है, क्योंकि कर्क रोग कैंसर में WBC वैसे ही बढ़ा रहता है, तो स्प्लीन बढ़ा देंगे तो और WBC बढ़ेगा, तो इसलिए नहीं देना। कैंसर की बीमारी में अल्कलाइन तथा ये बात पहले की है। अब तो कैंसर में देखा गया कि एसिड के भी लोग, एसिड की बीमारी भी आ रही है ना। तो जिनको अल्कलाइन के नेचर है तो उनके बारे में यहाँ में अल्कलाइन तथा एस्ट्रोजन अधिक होने के कारण आती है। तो एलिमेंट्री डॉक्टर लाजपत राय मेहरा न्यूरोथेरेपी में पाया गया कि लेफ्ट ओवरी अधिक मात्रा में और तथा राइट ओवरी कम मात्रा में एस्ट्रोजन बनाते हैं, और WD जनअंगों को उकसाता है, जिससे कि एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ सकती है, अर्थात कैंसर में एस्ट्रोजन अधिक बढ़ जाता है। तो जब हम लोग लेफ्ट ओवरी देते हैं तो अधिक मात्रा में एस्ट्रोजन बनाता है, और जब राइट ओवरी देते हैं तो वो कम मात्रा में 20% जो है एस्ट्रोजन बनाता है। तो इसलिए राइट ओवरी लेफ्ट ओवरी नहीं देना। इसके अलावा WD नहीं देना, क्योंकि दोनों को उकसाता है, और दोनों ही 20% और 80% एस्ट्रोजन बनाते हैं, तो इसलिए WD भी नहीं देते हैं। इसीलिए ये तीनों के तीनों नहीं देने हैं। 10 मेडुला वेगस नर्व द्वारा पाचन स्थान को उकसाता है, इससे रक्त में शुगर बढ़ सकते हैं, जिससे कैंसर के सेल्स को पोषक तत्व मिलेगा, और कैंसर
कि बीमारी बढ़ सकती है। सो इनको 10 मेडुला नहीं देना। पिट, ये एल्कलाइन और शुगर दोनों को बढ़ाता है, सो पिट नहीं देना। 4 एडीआर 4 पेन शुगर को बढ़ाते हैं, अतः इन्हें नहीं देना। उनके जगह पर आप 2 पेन देना। याद रहे कि 2 पेन देने के वक्त ठीक 6 सेकंड के लिए ही प्रेशर देना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। 6 एडीआर थायमस तथा इम्यून सिस्टम को कम करेगा। 6 एडीआर जो है हमारे इम्यून सिस्टम को कम करेगा, यानी कि हमें पता है हम 6 एडीआर किसको देते हैं, जिनके इम्यून हाइपर होता है, इम्यूनिटी हाइपर होता है, उनको हम लोग 6 एडीआर देते हैं ताकि थाइमस ग्लैंड दबे। तो अगर हमने 6 एडीआर दिया, वैसे ही कैंसर वाले की इम्यूनिटी डाउन होती है तो और डाउन हो जाएगी, तो इसलिए हम लोग 6 एडीआर नहीं देंगे। ठीक है। स्प्लीन से कम, स्प्लीन को उकसाएंगे तो इन्फ्लामेशन को रोकता है, इन्फ्लामेशन को रोकने का काम करता है, शायद इन्हें नुकसान हो सकता है, सो नहीं देना। जिन्हें अगर जिस अंग में कैंसर हो उस अंग को ट्रीटमेंट नहीं देना। उदाहरण के लिए पेनक्रियाज में अगर कैंसर हो तो 2 पेन नहीं देना। लंग्स में अगर कैंसर हो तो लंग्स ट्रीटमेंट नहीं देना, थाइमस नहीं देना। उसकी जगह पर हम लोग पेन दे सकते हैं, 2 पेन दे सकते हैं। अगर लंग्स में कैंसर है तो 2 पेन दे सकते हैं, गैस ओनली दे सकते हैं, 1 पॉइंट लीवर दे सकते हैं, इससे उनको लाभ होगा। ठीक है। इसके अलावा रिसर्च में पाया गया है कि जो हमारा टी सप्रेसर सेल्स है, जो किलर सेल्स है, जो हमारा टी हेल्पर सेल है, वो हमारे कैंसर सेल्स को मारने का काम करता है। टी हेल्पर सेल्स, टी किलर सेल, ये हमारे कैंसर सेल को मारने का काम करता है। मगर हम, ठीक है ना, थाइमस को तो गुरुजी ने थाइमस के लिए उसमें मना किया, किसको, जिनको कैंसर की शिकायत है उनको थाइमस नहीं देना। बाकी लोगों को दे सकते हैं, ये तो रिसर्च का चीजें हैं, उनको दे सकते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कम होती है। आगे बढ़ते हैं, क्या क्या नहीं देना है कैंसर में, एक बार और रिपीट करता हूं मैं। लेफ्ट ओवरी, राइट ओवरी, WD, 10 मेडुला, पिट, 4 एडीआर 4 पेन, 6 एडीआर, स्प्लीन नहीं देना। ठीक है, ये नहीं देना है हमें क्योंकि ये कैंसर को बढ़ा सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे, कोल्ड के बारे में। कोल्ड, नाक, सर्दी, नाक का बहना, सर्दी जुकाम के बारे में बातचीत हो रही है। जिनको सर्दी जुकाम होता है उनको म्यूकस नहीं देना, 6 एडीआर नहीं देना और स्प्लीन नहीं देना। क्या क्या नहीं देना है जिनको सर्दी होती है? म्यूकस नहीं देना है, 6 एडीआर नहीं देना है और स्प्लीन नहीं देना है। म्यूकस इसलिए नहीं देना क्योंकि पहले से ही उसके नाक में ज़्यादा म्यूकस निकल रहा है, तो उसके जगह पर 4 डाउन एरो देना। क्या देना है? 4 डाउन एरो देना है। 6 एडीआर देने से एसिड कम होता है और एल्कलाइन बढ़ता है, तो बंद नाक खुलती है। जिनको एल्कलाइन बढ़ा हुआ है उनका एल्कलाइन और बढ़ेगा 6 एडीआर देने से, है ना, तो इसलिए नहीं देना। जिनके नाक बंद है उनके नाक खोल सकते हैं हम लोग 6 एडीआर देकर, उससे उनको लाभ होगा। इन्हें देने से नाक और अगर हमने 6 एडीआर दे दिया तो एल्कलाइन बढ़ाएगा तो और नाक बहने लगेगा, तो 6 एडीआर नहीं देना। स्प्लीन देने से भी कुछ लोगों को नाक ज्यादा बहने लगता है, सो स्प्लीन नहीं देना। आवाज नहीं आ रही है सर। आवाज नहीं आ रही? आवाज क्लियर है, आवाज क्लियर है सर, नेटवर्क नहीं है उनका। हाँ, वो थोड़ा नेटवर्क चेक कर लीजिए आप प्लीज। चलिए, तो मैंने क्या बताया, सर्दी जुकाम में हमें म्यूकस नहीं देना है, एडीआर नहीं देना और स्प्लीन नहीं देना है। क्या क्या नहीं देना है? 3 चीजें नहीं देना है। जिनको सर्दी जुकाम है, नाक बह रही है, उनको नहीं देना है म्यूकस, 6 एडीआर और स्प्लीन नहीं देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और कब्ज के बारे में जानते हैं। कब्ज के बारे में जैसे आप और मैं जानते हैं, कब्ज क्या है? बीमारियों की जननी है। कब्ज जो है जननी अर्थात माँ है। छोटी बहुत सारी बीमारियों की, जिसको कब्ज होने लग जाता है उसको बहुत सारी बीमारियां आने लग जाती है, और सबसे ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ता, वो एक ही चीज है, वो है कब्ज। क्योंकि कब्ज वाला क्या कहता है, ये तो सबके साथ होता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज, है ना, तो नहीं, थोड़ा नेटवर्क चेक कर लीजिए आप दोबारा से, क्योंकि सबको आ रही है, बाकी आपको नहीं आ रही है। आवाज क्लियर है। अगर सबको नहीं आती तो मेरे यहां से होता प्रॉब्लम, है ना। ठीक है, तो
अब पढ़ते हैं कब्ज के बारे में। कब्ज में अर्थात गैस ओनली नहीं देना कब्ज वालों को, 10 मेडुला नहीं देना और डिसेंडिंग नहीं देना, क्योंकि ये सब के सब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बढ़ाते हैं। और ऐसे पेशेंट को जिनको कब्ज की शिकायत होती है तो वो लोग कब्ज के बारे में बात कर रहे थे, कॉन्स्टिपेशन के बारे में। तो गैस ओनली, 10 मेडुला, डिसेंडिंग कॉलम नहीं उकसाना। जो डिसेंडिंग वाला पार्ट है उसको नहीं उकसाना है, क्योंकि उसमें पेशेंट ऑलरेडी कब्ज का पेशेंट है, उसको कब्ज की शिकायत है, वो पानी कम पीता है, लापरवाह है ना, पानी कम पीता है, जिसकी वजह से उसका बीपी भी लो रह सकता है। कब्ज वाले को बीपी भी लो रह सकता है। तो कब्ज वाले को एसिड की बीमारी हो सकती है, इसलिए उन्हें डिसेंडिंग कॉलम नहीं देना, नहीं तो एसिड बढ़ सकता है ना, कब्ज और बढ़ेगा, इसलिए नहीं देना। 10 मेडुला जैसे मैंने बताया गैस ओनली 3 गुना एसिड को बढ़ाता है, कब्जी और बढ़ जाएगी, इसलिए नहीं देना। इसमें हम लोग उनको गैस आई राउंड एरो नॉर्मल के साथ में दे सकते हैं, राउंड नॉर्मल है ना, राउंड नॉर्मल दे सकते हैं। और उसमें क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग 2S45 देंगे लास्ट में, है ना। इसके अलावा यूडीएफ ट्रीटमेंट दे सकते हैं। गैस ओनली अगर देना पड़े तो गैस आई देना जरूरी है ना। अगर गैस ओनली देना पड़े तो गैस आई देना जरूरी है। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि जिनको हाई बीपी की शिकायत होती है उन्हें 6 गैस आई देते हैं, तो अगर गैस ओनली देना पड़े तो 9 गैस आई देंगे उस जगह पर हम लोग, ठीक है। और कब्ज में क्या क्या नहीं देना है, कब्ज में क्या क्या नहीं देना, कॉन्स्टिपेशन में क्या नहीं देना है, गैस ओनली के पार्ट को नहीं उकसाना है। अगर किसी कारण से उकसाना भी पड़े तो साथ में गैस आई जरूर देनी है। और 10 मेडुला नहीं देना है और डिसेंडिंग कॉलम वाले भाग को नहीं उकसाना है, ठीक है। जब हम लोग कोई भी राउंड नॉर्मल फार्मूला देते हैं तो उसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 2S45 देंगे, ठीक है। अगर यूडीएफ ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, यूडीएफ ट्रीटमेंट में अगर हम लोग 10 मेडुला दे रहे हैं तो और 6 गैस ओनली 6 गैस आई दे रहे हैं और 9 वहाँ पर 9 गैस आई देना है, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे अगर उसके लीवर जीरो में दर्द नहीं है, लीवर जीरो में दर्द नहीं है तो यूडीएफ ट्रीटमेंट नहीं देना, उस जगह पर जीवन धारा ट्रीटमेंट देना अगर म्यूकस जीरो में दर्द है। और अगर लीवर जीरो में दर्द है और गैस के पॉइंट में दर्द है तब आप लोगों ने यूडीएफ ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे, इस थोड़ा हर बार बताने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये म्यूकस जीरो लीवर जीरो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके आधार पर डिसाइड करें कि हमें यूडीएफ देना है या नहीं देना है, ठीक है ना। चलिए समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं दस्त के बारे में, लूज मोशन के बारे में। तो दस्त में हम लोग गैस आई को नहीं देते हैं और कॉन्स्टिपेशन पॉइंट को नहीं देते हैं। कॉन्स्टिपेशन पॉइंट क्या होता है, जिनको कब्ज की शिकायत होती है उन लोगों को हम लोग कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट देते हैं कि ताकि एल्कलाइन बढ़ सके, है ना, ताकि एल्कलाइन बढ़ सके। तो जिनको दस्त की शिकायत है उनको नहीं देना है। क्या नहीं देना है, गैस आई नहीं देना, उनको गैस ओनली दे सकते हैं। अगर आप 6 गैस ओनली देते हैं तो उससे उनका कब्ज बढ़ सकता है। तो दस्त में हम लोग गैस आई नहीं देंगे और कॉन्स्टिपेशन का पॉइंट नहीं देंगे, जिससे कि अल्कलाइन बढ़े। उन पॉइंटों का कोशिश करेंगे, ठीक है ना। उसके जगह पर हम लोग गैस आई इसलिए नहीं देंगे क्योंकि गति को बढ़ाएगा, वो हमारे पेट के जो गति है उसको बढ़ाने का काम करेगा, तो इसलिए उनको ये नहीं देना। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है, जो जिनको लूज मोशन हो उनको कॉन्स्टिपेशन वाला पॉइंट नहीं देना और गैस खाली का उपयोग और स्वेट का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उनको क्या करना है, गैस ओनली का 6 गैस ओनली देने से भी या उल्टा नॉर्मल देने से भी लूज मोशन रुक जाता है। अगर किसी को 3 से 4-5 बार अगर लूज मोशन हो, 4-5 दिन में 3 से 4 बार उसको लूज मोशन हो गया, तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, गुरुजी का एक और फार्मूला बनाया हुआ है, 30 मेडुला 6 स्वेट 6 एडीआर 6 एडीआर, उसके बाद उल्टा नॉर्मल। अगर उसको ज्यादा लूज मोशन 4 से 5 बार लूज मोशन हो रहा है तो वहां पर 30 मेडुला 6 एडीआर 6 स्वेट 6 एडीआर 6 स्वेट 6 एडीआर और 6 एडीआर और उल्टा नॉर्मल देते हैं, तो उससे उसका लूज मोशन रुक जाता है। अब उसको 7 से 8-9 बार अगर लैट्रिन हो गया है तो वहां पर हम क्या करेंगे, 30 मेडुला 6 स्वेट 6 एडीआर 6 एडीआर, फिर 6 स्वेट 6 एडीआर 6 एडीआर, फिर 6 स्वेट 6 एडीआर 6 एडीआर, उसके बाद उल्टा नॉर्मल देंगे तो उसका लूज मोशन रुक जाएगा,
है ना। तो ये एक फार्मूला है जो वेद में लिखा हुआ है, उसके अनुसार मैंने आप लोगों को ये बताया कि कब ये लूज मोशन के लिए है। इसके अलावा जैसे 6 गैस ओनली देने से भी लूज मोशन रुक जाता है, उल्टा नॉर्मल से भी रुक जाता है ना। किसी को अगर एल्कलाइन मान के लूज मोशन बढ़ रहा है तो 6 जैसे मैंने बता ही दिया स्वेट से लाभ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिट्स यानी कि मिर्गी, फिट्स यानी कि मिर्गी के बारे में बात करते हैं। इसमें क्या दिखे, फिट्स से क्या पता लग रहा है, पिट, पिट और फिट्स, पेन, पी से पेन, पी से फिट, है ना, और पी से पिट। तो पी पेन, पी पिट, तो पिट में, फिट में हमें नहीं देना है, मिर्गी के दौरे में हमें पेन और पिट नहीं देना है। ठीक है, उसकी जगह पर हम लोग हैपरिंग ट्रीटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हैपरिंग में हमें पेन देना पड़े तो दे सकते हैं। याद रहे, फिट और पिन, पिट, है ना, जैसे मैंने अभी बताया, पी पेन पिट, इसको नहीं देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इन्फेक्शन की बीमारी में। इन्फेक्शन की बीमारी में 6 ADR नहीं देना, 30 मेडुला नहीं देना। अगर किसी को इन्फेक्शन है तो उसको हम लोग 30 मेडुला भी नहीं देंगे और 6 ADR भी नहीं देंगे, नहीं देना। वायरल फार्मूला थाइमस चेस्ट के साथ इत्यादि दे सकते हैं। आपके पास वायरल फार्मूला है, थाइमस चेस्ट है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी इम्यूनिटी ऑलरेडी डाउन होती है, इन्फेक्शन में इम्यूनिटी डाउन होती है ना। एडीआर जो हाइपर हो जाता है ना, तो इसलिए एडीआर नहीं देंगे हम लोग, इम्यून सिस्टम को ठीक करेंगे। 1 पॉइंट लीवर है, उसके बाद वायरल ट्रीटमेंट है, 5 लिम्फ है, 7 लीवर, 3 स्प्लीन, 7 लीवर, 8 चेस्ट, है ना, 8 चेस्ट है। फिर उसके बाद 12 आर्मपिट है, टॉन्टी देते हैं और टॉन्टी देते हैं, टॉन्सिल ट्रीटमेंट देते हैं। ये सारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए देते हैं। तो 6 ADR 30 मेडुला नहीं देना किसको, इन्फेक्शन की बीमारी वालों को। डायबिटीज की बीमारी में, डायबिटीज की बीमारी में थाइमस नहीं देना, थाइमस चेस्ट नहीं देना, स्प्लीन नहीं देना, लिम्फ नोड नहीं देना, आर्मपिट नहीं देना, टॉन पी नहीं देना, टॉन टी भी नहीं देना, पिट भी नहीं देना, क्योंकि पिट से भी शुगर बढ़ता है और ये एल्कलाइन को भी बढ़ा सकता है, बढ़ाता है। 4 ADR नहीं देना क्योंकि ये भी ग्लूकोज को बढ़ाता है। 6 ADR नहीं देना, ये भी ग्लूकोज को बढ़ाता है। ठीक है, 6 ADR क्या करता है, कोर्टिसोल बनाता है, इंसुलिन को रोक देता है, ग्लूकोज को बढ़ा देता है। 4 पेन हमें पता है ग्लूकागोन को बढ़ाता है, नहीं देना। 10 मेडुला से वेगस नर्व है जो इंसुलिन ग्लूकोज को बढ़ाता है, इंसुलिन को रोक देता है, तो इसलिए उसको भी नहीं देना। क्या क्या नहीं देना, दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए। थाइमस, थाइमस चेस्ट, स्प्लीन, लिम्फ नोड, आर्मपिट, टॉन पी, टॉन टी, पिट, 4 ADR, 6 ADR, 4 पेन, 10 मेडुला। हमें ये नहीं देना डायबिटीज के पेशेंट को, ये ऊपर ही लिख देना है, ठीक है, कि हमने ये नहीं देना है। अब क्यों नहीं देना है इसके बारे में। डायबिटीज को भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में माना जाता है। इसमें भी थाइमस, लिम्फ, आर्मपिट, टॉन्सिल, टॉनपी इत्यादि नहीं देते, क्योंकि इससे सभी पॉइंट विभिन्न तरीकों से थाइमस को, लिम्फ नोड को, कार्यों को उकसाते हैं। तो कई लोगों में 6 ADR से लाभ हुआ है, जिनको हमने 6 ADR दे, कई लोगों में लाभ हुआ है, मगर वो कब देना है, जब हमारे कंट्रोल में आ जाए, तब हम 6 ADR का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि वह कॉर्टिजोल द्वारा थाइमस को दबाता है। लेकिन ऐसे लोगों को लेफ्ट ओवरी ट्रीटमेंट देने से शुगर शीघ्र ही कंट्रोल में आता है। तो डायबिटीज के पेशेंट वालों को अगर हम लोग लेफ्ट ओवरी, 6 लेफ्ट ओवरी देते हैं तो बहुत तेजी से कंट्रोल में आता है, बहुत तेजी से डायबिटीज कंट्रोल में आता है। लेफ्ट ओवरी एस्ट्रोजन बनाएगा जो थाइमस को इनहिबिट करेगा, यानी कि उसको दबाने का काम करेगा। लेफ्ट ओवरी क्या करता है, एस्ट्रोजन क्या करता है, थाइमस के कार्य को दबाता है, जिससे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की कार्य जो क्षमता है वो दबेगी, है ना, जिससे कि जो इम्यून हाइपर है वो धीरे धीरे कंट्रोल में आने लग जाएगी। तो लेफ्ट ओवरी डायबिटीज के पेशेंट में बहुत अच्छा काम करता है। किन लोगों को देना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ करता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, जिनको मैंने दी, जिनके इंसुलिन बनते हैं बहुत अच्छे, जिनकी रिपोर्ट में देखा गया कि उनका इंसुलिन बहुत अच्छा बन रहा है, मगर फिर भी डायबिटीज बढ़ रहा है, फिर भी डायबिटीज बढ़ रहा है, शुगर बढ़ा हुआ आ रहा है, रिपोर्ट में फास्टिंग 250 से ऊपर आ रहा है, 300 से ऊपर आ रहा है ना। तो उन लोगों को जब हमने लेफ्ट ओवरी दिया, लेफ्ट ओवरी मैंने 1-1 घंटे में लेफ्ट ओवरी दिया, 1 पॉइंट लीवर के साथ में, 1 पेन
1 पॉइंट लीवर, 1 पेन 1 पॉइंट लीवर और 6 लेफ्ट ओवरी, ऐसे पेशेंटों को बहुत लाभ हुआ। एस्ट्रोजन बनेगा तो थाइमस को इनहिबिट करेगा, यानी कि उसको दबाने का काम करेगा, लेकिन कुछ लोगों में 6 ADR देने के बाद अच्छा नहीं लगता है, तो शायद थाइमस देने से लाभ हो सकता है। कुछ लोगों को जब हम 6 ADR देते हैं तो उससे उन्हें अच्छा नहीं लगता है, उनको बुरा सा लगता है। तो उन लोगों को 6 ADR देने की जगह पर अगर हमने 1 थाइमस दिया 3 स्ट्रोक वाला, तो उससे उनको लाभ देखा गया है। तो हम थाइमस नहीं देते हैं, फिर भी रिस्क नहीं लेते। जब हमारे कंट्रोल में आ जाता है उसके बाद हम लोग रिस्क लेते हैं। तो ये अनुभव के आधार पर है, आपके काम के आधार पर है, अनुभव के आधार पर। डायबिटीज के पेशेंट को इन्फेक्शन के लिए वायरल फार्मूले की जगह में, जिनको डायबिटीज का पेशेंट अगर उनको इन्फेक्शन हो जाए तो इन्फेक्शन में वहाँ वायरल ट्रीटमेंट जो हमारा 5 लिम्फ 3 स्प्लीन 7 लीवर 8 थाइमस और 12 आयरन पिट जो देते हैं, उसकी जगह पर हम लोग 1 टॉप फिंगर में 20 टॉप फिंगर गॉल लीवर, या फिर हाफ कुंडली 20 सेकेंड, हाफ कुंडली 20 सेकेंड, हाफ कुंडली 13 सेकेंड और 1 पॉइंट लीवर इंटू 6 ट्रीटमेंट देने से उन्हें बहुत लाभ देखा गया है। मार लगने पे, अगर मार लगे, चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो थाइमस चेस्ट की जगह पर 8 चेस्ट 20 राउंड एरो देंगे। स्प्लीन इसलिए नहीं देना क्योंकि WBC के कार्यों को उकसाएगा, सो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में नुकसान हो सकता है। पिट नहीं देना 4 ADR, पिट नहीं देना, यह 4 पेन नहीं देना, शुगर को बढ़ाता है, अतः उन्हें नहीं देना। उनकी जगह पर 10 पेन दे सकते हैं। 10 मेडुला, ये ब्लड में शुगर की मात्रा को बढ़ाएगा, अतः यूडप ट्रीटमेंट में 10 मेडुला नहीं देते हैं। अगर किसी को डायबिटीज का पेशेंट है तो यूडीएफ ट्रीटमेंट में जो 10 मेडुला 6 गैस ओनली 6 गैस आई आता है, तो वहां पर हम लोग 10 मेडुला को नहीं देते हैं, फुल राउंड नॉर्मल देते हैं। फुल राउंड एरो देने से थाइमस और एडिनल ग्लैंड दोनों को उकसाएगा। तो डायबिटीज के पेशेंट को L1 से लेकर L5 तक ही राउंड एरो देना, ठीक है। उनको पूरा राउंड एरो नहीं देते हैं, फुल राउंड एरो नहीं देते कि T1 से लेकर L5 तक जो आते हैं वो नहीं देना है, हमें वहां देना है L1 से लेकर L5 तक देना है, ठीक है। आज का सेशन हम लोग यहीं तक खत्म करेंगे।